पर जितने भी आपके लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, टेंसेस, उन सब में आपकी हेल्प करेगा। मुझे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मैं चाहती हूँ उसका एडवर्टाइजमेंट करना, तो मैं क्या करूँगी? हो सकता है मैं उसके बारे में अखबार में छपवाऊँ, हो सकता है मैं मैगजीन्स में डलवाऊँ। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आपकी कंपनी क्या कर रही है, दे वॉन्ट टू हायर समबडी, तो आप उस केस में क्या लिखते हो? सिचुएशन वेकेंट। सो नाउ योर आंट, आपकी जो आंटी जी हैं वो कहाँ मूव कर रही है? शी इज मूविंग टू कैनेडा एंड शी वांट्स टू पुट अप अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। फिर से आ गया क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई वेलकम ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स टू आवर अमेजिंग चैनल दैट इज PW कॉमर्स वाला क्लास 11th। कैसे मेरे सभी प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज आपकी दिव्या मैम आ चुकी हैं आप लोगों के लिए आपका नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन का टॉपिक लेकर। इतने टाइम से हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे थे, हमने ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस भी पढ़ लिया है और मैंने उसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसको ग्रामर में या फिर स्पेशली आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दी वन शॉट ऑफ टेंसेस। चाहे आप बिजनेस स्टडीज की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, जितने भी लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स में तो फिर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा आते हैं, बट जितने भी आपके लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, टेंसेस, उन सब में आपकी हेल्प करेगा। नॉट जस्ट इंग्लिश बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज जो होती हैं, इकोनॉमिक्स में कोई आंसर फ्रेम करना है या फिर इंग्लिश लिटरेचर का कोई आंसर हो, टेंसेस इज गोइंग टू हेल्प you in your entire life. So please do not forget to that one shot. And in today's class, in today's lecture, I am going to teach you your next topic, that is advertisement. तो आज मैं प्यारे बच्चों पहले आपको समझाऊंगी एडवर्टीजमेंट क्या होता है, उसके बाद we will move towards the format, और एक नहीं बहुत सारे मैं एडवर्टीजमेंट के आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ। So what do you mean by an advertisement? So advertisement क्या है? अगर मैं कोई कंपनी रन करती हूं, अगर मैं एज अ कंपनी कोई भी चीज बताना चाहती हूं पूरे वर्ल्ड को, कोई अनाउंसमेंट करना चाहती हूं, जितनी भी पब्लिक है उनको बताना चाहती हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी आइदर अ पब्लिक नोटिस और इट विल बी एन अनाउंसमेंट। सो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मैं चाहती हूं उसका एडवर्टाइजमेंट करना, तो मैं क्या करूंगी? हो सकता है मैं उसके बारे में अखबार में छपवाऊं, हो सकता है मैं मैगजीन्स में डलवाऊं, हो सकता है मैं टेलीविजन पे कोई एडवर्टीजमेंट चलाऊं। तो वो सब मैं क्या कर रही हूँ? उसमें आई एम एडवर्टाइजिंग माय गुड्स, माय सर्विसेज, और स्पेशली मैं न्यूज़पेपर में उसको डालूंगी ताकि मेरी जो सेल्स है वो प्रमोट हो, है ना। आजकल हम लोग सोशल मीडिया का जमाना है, सो मे बी वी पुट एन एड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये सारी चीजें भी हम करते हैं ताकि जो सेल्स है वो प्रमोट हो, है ना। एंड क्या हो? पब्लिक अवेयरनेस आए अबाउट द प्रोडक्ट दैट माई कंपनी और आई एम सेलिंग। सो एडवर्टीजमेंट लोगों का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित करने के लिए यूज किया जाता है ना। एडवर्टीजमेंट के दो पार्ट्स है बेटा, जिसमें एडवर्टीजमेंट डिवाइड होता है। सो एडवर्टीजमेंट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड द अदर वन इज योर नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। दोनों के बीच में बहुत बेसिक डिफरेंस है एंड बहुत ही काम का है। क्लासिफाइड को आप बोल सकते हो दैट इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर आपको कम डिटेल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से अपनी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचानी है, अपनी एडवर्टीजमेंट पहुंचानी है, तो यू विल यूज दिस क्लासिफाइड वाला वर्जन, बिकॉज ये बहुत सिंपल होता है, शॉर्ट एंड क्रिस्प यानी कि बिल्कुल कंसाइज होता है। और बेटा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कलरफुल लोगोज, बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करी जाती हैं, इसीलिए ये मोर इकोनॉमिकल होता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, सो क्लासिफाइड इज लेस एक्सपेंसिव, इट्स चीप एज कंपेयर टू नॉन क्लासिफाइड। ये इतना महंगा नहीं होता। एंड जैसे कि आप जब अखबार में देखा होगा आपने, पहले के टाइम पे, नॉट इन टुडेज वर्ल्ड बट इन अर्लियर टाइम्स, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेट ऑन न्यूज़पेपर्स। आपको पता है लोगों की शादी जो है वो अखबार में एडवर्टीजमेंट जो छपता था उसके बेसिस पे होती थी, यानी कि ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। सो उस बेसिस पे बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी। सो वो सारे एडवर्टीजमेंट्स जो शादी भी करवाते थे, दे वर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते थे। जो फैमिली प्रिंट करवा रही है उससे अखबार पैसे लेता था, बट बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते थे। वेयर एज नॉन क्लासिफाइड में क्या होता है?
What happens in non-classified is it is used for mainly commercial purpose. ये visually इसको बहुत attractive बनाया जाता है, बहुत appealing बनाया जाता है. इसमें बहुत सारे catchy slogans, attractive logos, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं. And of course क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा है तो clearly समझ में आ रहा है it is expensive as compared to classified advertisement. So mainly दो तरह के होते हैं. अब एग्जाम में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो चांसेस कम ही है कि कम आएगा, बट क्लासिफाइड जब पूछा जाएगा सो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए. अगर नॉन क्लासिफाइड आए तो आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देना, ब्यूटीफुल लोगोस बना देना, अच्छा कोई कैची स्लोगन लिख देना. बट मोर ओवर वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स टुडे. ओके, So yes, my dear students, as we were discussing the types of advertisement, अब आपको पता है classified, non-classified क्या है. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आपकी कंपनी क्या कर रही है, दे वांट टू हायर समबडी. ठीक है, अगर आपके यहाँ पे वैकेंसी है तो आप उस केस में क्या लिखते हो, सिचुएशन वेकेंट. अगर आप एज अ कंपनी एम्प्लॉय और लोगों को हायर कर रहे हो, तो अगर आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए, आप और मेंबर्स हायर करना चाहते हो, तो आप लिखेंगे वांटेड. कितने नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कितनी वैकेंसीज आपकी कंपनी में है, आप वो चीज लिखोगे. क्या आपकी जॉब का एज क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम एज है, क्या मैक्सिमम एज है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस प्रोफेशनल की जिसके लिए आप हायर कर रहे हो. तो ये सारी चीजें आप अपनी एडवर्टीजमेंट में मेंशन करोगे. नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ लुक, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल डायरेक्टली. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. अब आपको ये नहीं अज्यूम करना दैट यू आर शुभम, यू आर राकेश और यू नो व्हाट्सएवर इज योर नेम. अभी आप भूल जाओ. राइट नाउ यू आर द प्रिंसिपल. आप क्या हैं, प्रिंसिपल हैं किसके, एक अपने स्कूल के. एंड यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर दैट इज लाइंग वेकेंट एंड टू बी फिल्ड सून. तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपके स्कूल के लिए आप टीचर्स को हायर करो. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर दैट कि मेरे स्कूल में इतने इतने टीचर्स की वैकेंसी है, तो दोज हु वांट टू अप्लाई वो अप्लाई कर सकते हैं. उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प कैसे लिखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सबसे पहले बेटा क्योंकि आपके यहाँ पे वैकेंसी है तो आप क्या लिखोगे, सिचुएशन वेकेंट. यू विल राइट सिचुएशन वेकेंट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यू विल राइट डाउन योर स्कूल्स नेम. अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है सो यू हैव टू स्टिक टू दैट. अगर उन्होंने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करा तो आप खुद से डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर, केवी, देन आप अपने हिसाब से बना सकते हो इफ दे हैवंट मेंशन. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डीएवी पब्लिक स्कूल, शास्त्री पार्क, दिल्ली, पिन कोड 31, requires 2 PGTs in English अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट. यानी कि 2 इंग्लिश टीचर्स हमें हायर करने हैं और ये परमानेंट पोस्ट है, क्योंकि बेटा स्कूल में टेम्परेरी और परमानेंट पोस्ट अलग अलग होती हैं. टेम्परेरी यूजुअली टीचर्स को 2 to 3 ईयर्स स्कूल में टेम्परेरी रखते हैं, देन परफॉर्मेंस और उनके ड्यूरेशन जितना उनको हो चुका होता है स्कूल में, उसके बाद उन्हें परमानेंट बनाया जाता है. तो यहाँ पे ये बोल रही है परमानेंट पोस्ट के लिए ट्रेनिंग या कोई टेम्परेरी उसके लिए हम आपको यहाँ पर नहीं बुला रहे हैं. नेक्स्ट इज ओनली एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विथ लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई. सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही आप अप्लाई करना, वरना आप मत करना. पहले ही प्रिंसिपल ने ये चीज मेंशन कर दी. यानी कि अगर जस्ट किसी ने भी बीएड करी है, यू नो बीकॉम, बीएससी कुछ भी करा है अभी जस्ट, या एमकॉम किया है, तो आप अगर फ्रेशर हो तो आप अप्लाई मत करो. एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी हो, बहुत अच्छी फ्लुएंसी हो, वही लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड है. बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सारी बातें मेंशन कर रहे हैं. सैलरी जो है वो दैट विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द पर्सन्स प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. तो यहाँ पे हमने कोई एग्जैक्ट बार नहीं लगाया है कि 12 लाख पर ईयर पर एनम होने वाली है, 8 लाख पर एनम होने वाली है, ऐसा नहीं मेंशन करा गया. जिसको जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उसका सैलरी, उसका रिन्यूमरेशन जो है वो उसके बेसिस पे होगा. अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस टीचर है तो उनको उसके बेसिस पे मिलेगा. किसी को 3, 4, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उनको उसके बेसिस पे मिलेगा. सो नाउ यू कैन अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू. व्हाट इज वॉक इन इंटरव्यू? जहां पे इंटरव्यूज चल रहे होते हैं और आपके पास ऑलरेडी मेल आ गया होता है कि भाई यहाँ इस कंपनी में, स्कूल में इंटरव्यूज है. सो यू कैन डायरेक्टली वॉक इन टू दैट ऑफिस और दैट प्रीमिसेस. आप उसमें जा सकते हो अपना रिज्यूमे और सीवी लेकर, और वहां पे आप डायरेक्टली अपना इंटरव्यू दे सकते हो. तो हम वॉक इन इंटरव्यू करवा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल वाले लोग. सो आप अपना रिज्यूमे लेना एंड साथ ही साथ अपने जो टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी प्रूफ है कि आपने ये पढ़ाई कर
रखी है, आपके पास आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेट्स जो उसका प्रूफ दे पाए वो चीज़ आपको साथ में लेके आनी है। साथ ही साथ आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लाने हैं मंडे को 16 मई एट 9 AM। तो यहाँ पे बेटा अगेन टेंस का यूज बोल लो, प्रेपोजिशंस का यूज बोल लो, बहुत ज्यादा होता है। 16 मई 2026। अब जिस दिन आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं प्लीज मेक श्योर करना एटलीस्ट उसके 4-5 दिन बाद की डेट लिखो। नाउ ऑफ कोर्स ये डेट आप चेंज कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम से पहले हम हमेशा एड प्रेपोजिशन यूज करते हैं, सो मेक श्योर दैट। नाउ आपको वेन्यू मेंशन करना होता है। वेन्यू कोई पार्टी प्लेस नहीं होगी एज इट्स एन इंटरव्यू, तो हमने क्या मेंशन करा है, प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में ये होने वाला है। नेक्स्ट इज नो TA DA इज एडमिसिबल। एनी पर्सन हु हैज एनी आइडिया व्हाट इज TA और DA? एनीवन एनी आइडिया कि क्या बोलते हैं इसको? इट्स वेरी इजी, सुनने में एक्चुअली थोड़ा सा टफ लगता है कि यार क्या बातचीत हो रही है, बट दैट इज बेटा नथिंग बट ट्रैवल अलाउंस। तो ट्रैवल अलाउंस हम अपने फैकल्टीज को नहीं देंगे, तो उन्होंने पहले ये चीज क्लियर कर दी है दैट नो TA विल बी गिवन, यानी कि नो ट्रैवल अलाउंस विल बी गिवन एंड DA इज आई थिंक डियरेंस अलाउंस होता है, तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी। ये पहले ही स्कूल ने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अपने फैकल्टीज को, टीचर्स को, बच्चों को ट्रैवल के लिए बस आने और जाने की प्रोवाइड करते हैं। सो दैट डिपेंड्स। तो अब यहाँ पे आपने ये लाइन अगर स्किप करी तो भी काम चलेगा, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले की लाइन से ये सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कौन सा स्कूल हायर कर रहा है, कितने टीचर्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, TGTs PGTs बेसिकली किस क्लास के लिए आपको चाहिए, 9th-10th के लिए चाहिए, सीनियर विंग के लिए चाहिए, 11th-12th के लिए चाहिए। सो आपको ये बताना होगा टेम्परेरी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, ये बताओ। स्पेशली ये बताओ कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर फ्रेशर्स भी कर सकते हैं तो आप ओनली हटा देना, एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स बोथ कैन अप्लाई, आप ये भी लिख सकते हो। हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स चाहिए होंगे, ताकि बच्चों को जो वो पढ़ाएं वो खुद काफी अच्छे से पढ़े लिखे हों, एडुकेटेड हों। और बेसिकली एडुकेटेड से ज्यादा एक्सपीरियंस का भी बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पे, कि किस तरीके से उनका पढ़ाने का स्टाइल है। क्लियर है बच्चों सबको फर्स्ट एडवर्टीजमेंट? आई होप इट्स क्लियर। शैल वी मूव टू द सेकंड टाइप? अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस करा कि यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल सर ने एक एडवर्टीजमेंट लिखी कि जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी फैकल्टी बनना चाहते हैं या बेसिकली ऑलरेडी फैकल्टी है। बट नाउ लेट्स हैव अ लुक। अब हम देखते हैं when you want a job, जब आपको जॉब चाहिए, now क्या है, you are not the principal or you are not the owner of the company, but you want a job as an employee, so draft a classified advertisement। देखो मेंशन कर रखा है classified advertisement आपको देना है, and you want to tell the company कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, how you can be useful for the company, that you have to mention। now you want a job, तो यहाँ पे situation vacant नहीं लिखेंगे, situation wanted लिखेंगे। यहां पे डिफरेंस क्या है, सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। सो आप क्या है पहले अपने बारे में बताइए, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, IIM भी आप अवॉइड कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वो बोल दें यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो स्टिक टू वट एवर इज मेंशन्ड, अगर नहीं दिया है तो उस केस में आप खुद से बना सकते हो। अब दूसरा कॉमन सेंस और लॉजिक जो सबको लगाना है, अगर वो बोल रहे हैं यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए वो अप्लाई करने को बोल रहे हैं और आपको नहीं दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप वहां पे अवॉइड करो CA लिखना, है ना। आप कहीं ना कहीं मेंशन करो कि आपकी जो बीटेक है वो सॉफ्टवेयर फील्ड में यानी कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में है। ठीक है, अगर वो बात कर रहे हैं कि आपको एक टैक्स अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में आप BCom ऑनर्स लिख सकते हो, MCom ऑनर्स लिख सकते हो, CA लिख सकते हो, ACCA लिख सकते हो। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन में वो डिग्री ना दे बट ये भी मेंशन कर दे कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो प्लीज राइट द डिग्री अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमने बोला है कि मैं क्या हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। बीटेक की एक ब्रांच होती है बेटा, माई एज इज 25, शॉर्ट में लिखा 25, आई एम हेल्दी मेल लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब इन और अराउंड दिल्ली, यानी कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली NCR भी बोल सकते हो, ठीक है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, ये सारी जगह। एंड मैंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रखी है, एंड
मुझे क्या चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर अ सूटेबल जॉब इन और अराउंड दिल्ली इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन कंपनी, और वो कंपनी मुझे क्या ऑफर करे, मुझे कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट हो, यानी कि टॉक्सिक ना हो, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट हो, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। टॉक्सिक वर्ड ऑफ कोर्स हमें अवॉइड करना है बिकॉज इट्स अ नेगेटिव वर्ड, सो यू शुड नॉट यूज सच वर्ड्स जिससे आपके मार्क्स कट ना हो। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले। अब तुम सीधा एडवर्टीजमेंट में पैसे मांग लोगे, मुझे तो भैया 20 लाख का पैकेज दे दो, 25 लाख का पैकेज दे दो, सो एकदम से एज अ फ्रेशर हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं। इट साउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इमेच्योर एंड इट साउंड्स लिटिल रूड ऑल्सो कि भाई डायरेक्टली इसने ये चीज मेंशन कर दी है ना। पैसे पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट्स अ जॉब इंटरव्यू, तो अल्टीमेटली हम पूछेंगे, बट इनिशियल लेवल पे हम उसको अवॉइड करते हैं, स्पेशली इफ वी आर अ फ्रेशर। अब यहाँ पे बेटा आपने आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपने लिख दिया, आप कौन हो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बट नाउ आपको अपने आप को एक प्रोडक्ट मानना होगा और आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी खासियत बतानी होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, द कैंडिडेट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के ज़माने में इंसान के पास कोई भी डिग्री हो, बट इफ़ दैट पर्सन डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, कहीं ना कहीं वो बेचारा जो उसकी नॉलेज है उसको वो पास ऑन ही नहीं कर पाता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि सारा जो गेम है वो नॉलेज का तो है, साथ ही साथ जिनको कम्युनिकेशन आता है, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, सो दैट पर्सन बिकम्स रियली प्रेजेंटेबल। सो द कैंडिडेट हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इज ओपन टू करेक्शन एंड कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बेटा इसका मतलब क्या है, ओपन टू करेक्शन का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट आपको पता है, मैंने एक जहाँ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, मुझसे वहाँ की जो हेड थी, ऑफ कोर्स वेरी सीनियर पर्सन, उन्होंने मुझसे पूछा था एक्चुअली ये क्वेश्चन, दैट if I will correct you or if anybody in your team करेक्ट्स यू, आप अपने आप को रेट करो आउट ऑफ 10 कि आप उस चीज़ को कैसे लोगी। सो आउट ऑफ 10 आपको अपने आप को रेट करना है। तो जहाँ पर मैं वीक थी, मतलब जिस पार्ट में मैं वीक थी, आई गेव माई सेल्फ 5 और 6, बट यहाँ पे मैंने लगभग अपने आप को 8 या 9 दिए थे आउट ऑफ 10, बिकॉज आई फील मुझ में वो ईगो नहीं था कि यार मुझे कोई करेक्ट कर रहा है या फिर नहीं है ईगो, कि इफ समबडी इज करेक्टिंग अस और अपनी गलती है तो लेट्स मेक आवरसेल्व्स बेटर। तो यहाँ पे इज ओपन टू करेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको आपके सीनियर ने या साथ वालों ने बताया कि यार इसमें ये गड़बड़ है, सो हाउ how you take that situation, how you handle that situation, और कितना आप इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट्स वाई ये लाइन हमने लिखी है, कंपलसरी नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो ओपन टू करेक्शन, यानी कि मुझे कोई करेक्ट करे, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फ्रेशर के तौर पे लिख रहे हो तो फिर तो आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो आई एम अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM इन इवनिंग इफ यू आर अ फ्रेशर। एक्सपीरियंस पर्सन लिख रहा है तो ऑफ कोर्स आप अपने टाइमिंग बता सकते हो कि मैं मंडे टू फ्राइडे बिकॉज आई एम वर्किंग, आई विल बी अवेलेबल इन इवनिंग फ्रॉम 6 PM to 9 PM। यहाँ हमने लिखा है ही इज अवेलेबल फॉर इंटरव्यू विद अ नोटिस ऑफ 72 आवर्स, यानी कि अगले 3 दिन तक मैं अवेलेबल हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना पड़ेगा ताकि कंपनी के जो HR हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपनी ईमेल आईडी भी दे दो सेफ साइड के लिए, बिकॉज कंपनीज यूजुअली क्या करती है, मेल आईडी पे रिस्पॉन्ड करती हैं। आप खुद से बना लेना ritu@gmail.com, you can make something else, maybe rahulsharma@rahulsharma26@gmail.com। सो अगर आप कंपनी के मे बी प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर हैं, HR हैं, अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों एडवर्टीजमेंट्स हो चुके हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल एंड परचेज, आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई फ्लैट या तो सेल करना है, सेल करना है मतलब सेल पे लगाना है, यानी कि सेल करना है, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, आपको 10 साल हो गए, 8 साल हो गए जॉब करते हुए, नाउ यू हैव accumulated that much amount of money कि भाई आप दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, जहां भी आपकी जॉब है, यू आर प्लानिंग कि भाई मैं वहां पे अपना घर ले लूं, तो उसके लिए भी लोग एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि भाई बेंगलुरु में इस एरिया में मैं एक घर ढूंढ रहा हूं, या भाई दिल्ली में मैं करोल बाग में या शादरा में या इस इलाके में मैं अपना घर ढूंढ रहा हूं, तो जो इंसान सेल कर रहा है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो 2 तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी के लिए भी एडवर्टीजमेंट लिखते हो, एक तो आप सेल कर रहे हो, एक आप खरीद रहे हो। तो जब आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, अगर वो एक फ्लैट है तो आपको मेंशन करना होगा वो फ्लैट है। अगर आपकी बिल्डिंग है, अब पूरी बिल्डिंग के ओनर हम नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 फ्लोर्स हैं, दैट्स ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इस तरीके से टोटल 4 फ्लोर्स हो गए इसमें। तो भाई अगर हमारे पास बेटा हम किसके ओनर हैं, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर के ओनर हैं,
वी ओन दिस फर्स्ट फ्लोर। अब मुझे तो अपना ही फ्लोर सेल करना होगा ना, मैं किसी और का तो नहीं सेल करूंगी। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर है, यानी किसी और का इंटरफेरेंस नहीं है, अलग गेट दरवाजा सब कुछ सीढ़ियां हैं, तो इंडिपेंडेंट फ्लोर हम दे रहे हैं। पूरा हम घर सेल कर रहे हैं, पूरा अपना ऑफिस सेल कर रहे हैं। अगर हम फ्लोर सेल कर रहे हैं लाइक सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो कितना साइज है, कितने रूम्स हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या एरिया है, क्या वहाँ पे पार्क है, आसपास स्कूल है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है या पड़ती है डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीज़ें कितनी पास हैं। जो फ्लैट है या घर है, क्या वो वेल वेंटिलेटेड है, क्या उसमें सनलाइट प्रॉपर आती है, इज इट सेमी फर्निश्ड, पूरी तरीके से फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है, सोफा, माइक्रोवेव, एसी, वॉशिंग मशीन सब ओनर ने लगा रखा है, या फिर सिर्फ बेसिक सेमी फर्निश्ड है या बिल्कुल फर्निश्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें मेंशन करें। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ वी विल डिस्कस अगेन टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, एक जब हम फ्लैट से सेल कर रहे हैं और एक बार जब हम फ्लैट को परचेज करना चाहते हैं। सो नाउ योर आंट, आपकी जो आंटी जी हैं वो कहाँ मूव कर रही है, शी इज मूविंग टू कैनेडा एंड शी वांट्स टू पुट अप अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। फिर से आ गया क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, टू डिस्पोज ऑफ हर फ्लैट बिफोर शी लीव्स। तो वो कनाडा जा रही हैं, उससे पहले उनको अपना घर क्या करना है, सेल करके जाना है। ऑफ कोर्स कंडीशन वगैरह सब कुछ अच्छी है, बट शी वांट्स टू सेल इट बिकॉज शी इज मूविंग टू कैनेडा एंड इंडिया में फिर वो अपने घर का क्या करेंगी। सो बहुत बार लोग ऐसे बाहर मूव करने से पहले सेल करके जाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे फ्लैट ऑन सेल, क्योंकि उसको हम बेच रहे हैं, आंटी जी को बेचना है, उनके बिहाफ में हम इस एडवर्टीजमेंट को लिख रहे हैं। रेडी टू मूव इन लग्जरी फ्लैट। अब रेडी टू मूव इन एक बहुत ही अमेजिंग लाइन है। जब मैं बैंगलोर रहती थी, मैंने बहुत बार ये लाइन एक्चुअली एडवर्टीजमेंट्स में बेटा खुद देखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडी टू मूव इन, यानी कि अब ये फ्लैट जो है अभी इस कंडीशन में कि आप चाहो तो कल या परसों में ही इसमें मूव इन कर सकते हो, आके रह सकते हो। जब ये रेडी टू मूव इन नहीं होता है तो ओनर्स ये वाली लाइन, ये फ्रेज जो है इसको अवॉइड करते हैं। फिर हम लिख देते हैं द फ्लैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2026। अगर उसमें अभी कुछ काम चल रहा है, पेंटिंग चल रही है, रेनोवेशन चल रहा है, 1 महीने बाद अवेलेबल है, तो आप मेंशन कर देना द फ्लैट विल बी अवेलेबल आफ्टर 30 डेज। तो रेडी टू मूव इन इज कि अभी आ सकता है जिसको भी आना है। लग्जरी फ्लैट है, लग्जूरियस है, क्योंकि बिल्कुल छोटा नहीं है। इट्स 3 BHK, 3 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम है। सबको बेटा BHK का फुल फॉर्म आई होप पता होगा, नहीं पता तो इट्स बेडरूम, हॉल, किचन। तो 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, और साथ साथ एक छोटा सर्वेंट रूम भी दिया हुआ है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें मेड या सर्वेंट, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 24 आवर्स वो उनके साथ ही रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है, जो फ्लोरिंग है उस पर टाइल्स नहीं, वुडन हमने फ्लोर लगवा रखा है। वार्डरोब्स यानी कि जो अलमिराज हैं वो सब जगह सारे रूम्स में प्रोवाइडेड है। एंड किचन भी नॉर्मल नहीं है, इट्स अ मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन यानी कि जब आप उनको शेल्फ्स को खोलोगे तो अंदर पूरा वो स्टील का तामझाम नहीं रखा है, ठीक है, तो जिसमें आप अपना माइक्रोवेव, यूटेंसिल, सारी चीज़ें लोग वहीं पे प्लेस करके रखते हैं। प्रॉपर चिमनी सेटअप है, धुएं के लिए चिमनी है, मॉड्यूलर स्टाइल का किचन है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। सो मॉड्यूलर किचन इज बेसिकली बेटा, पहले के ज़माने में जब हमारा घर पे हमने कुछ मॉड्यूलर नहीं बनवा रखा था, तो नॉर्मल भाई वो पीछे छोटी सी अलमारी रखी थी, उसमें मम्मी डब्बे वब्बे रख देती थी। अब भाई मॉड्यूलर किचन का ज़माना आ गया, सो व्हेन यू ओपन द ड्रॉर, पूरा है ना एक अलग से शेल्फ होता है फॉर प्लेट्स, देयर इज अ डिफरेंट शेल्फ ऑल टुगेदर फॉर स्पून्स, फॉर ग्लासेस। तो इस तरह का एडवांसमेंट मॉड्यूलर किचन में देखने को मिलता है। ये जो फ्लैट है ये कहाँ पर अवेलेबल है, इट्स इन ग्रेटर नोएडा, दैट्स एन एरिया इन नोएडा, और ये सेल हम कर रहे हैं बट अफोर्डेबल प्राइस पे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, अगेन उसकी डिटेलिंग हमको देना जरूरी है। सो इट्स अ ग्राउंड फ्लोर एडजॉइनिंग टू रेप्यूटेड स्कूल्स एंड होटल्स, पर्सनल कार पार्किंग, एंड इट इज आइडल फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड लिविंग। बहुत अच्छी लाइनें हैं, दोनों ही ग्राउंड फ्लोर पे है, आसपास में पास में ही नजदीक में क्या है, रेप्यूटेड बड़े बड़े स्कूल्स हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बेटा इनफैक्ट आप घर देखने जाते हो, सो यू सी पार्किंग कैसी है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, नोएडा गुड़गांव में भी पार्किंग की दिक्कत आ जाती है। मोस्ट ऑफ द लड़ाई जो होती है वो दैट इज ऑन दिस पार्किंग इशू। सो पार्किंग जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, बट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू परचेसिंग अ फ्लैट, और मे बी आप उस पर रेंट पे भी रहने जा रहे हो तो भी। अब वो बोल रहे हैं अगर आपको रहना नहीं है, इफ समबडी वांट्स टू यूज इट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, कि भाई आज हमने यार ये 50 लाख का जो फ्लैट है इसको लेके छोड़ दिया, तो यार हमें पता है कि आने वाले 5 साल या फिर 10 साल में या 8 साल में ये वही 50 से मुझे पता है 70-80 लाख या 90 लाख पहुंच जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ले सकते हो कि आपका पैसा लगभग
डबल भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ नाइस एंड अ गुड एरिया। और अगर कोई चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दे, और इफ समबडी वांट्स तो वो रह भी सकता है, इट्स गुड फॉर लिविंग ऑल्सो। ओनर क्या कर रहे हैं, क्यों हमें ये घर सेल करना है, ओनर इज माइग्रेटिंग अब्रॉड। तो हमने बहुत शॉर्ट में लिखा, इसमें हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब का यूसेज अवॉइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को। सो वी हैव मेंशन्ड ओनर माइग्रेटिंग अब्रॉड, ओनर कहाँ जा रहे हैं, अब्रॉड मूव कर रही है, माइग्रेटिंग अब्रॉड यानी कि शी इज मूविंग टू कैनेडा। एंड व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाहो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, पर्सनल की बात नहीं चल रही, 98290, एंड देन मे बी क्रॉस 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 यू कैन लीव इट। या फिर अगर मोबाइल नंबर नहीं मेंशन है तो आप खुद से भी कुछ बना सकते हो, मैंने बना दिया 987654 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे मैंने बना दिया, कितने डिजिट लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने तो पूरी रिवर्स काउंटिंग लिख दी, ठीक है। सो यू कैन मेक इट लाइक दैट ऑल्सो, डू नॉट राइट योर पर्सनल नंबर, अगर उन्होंने मेंशन करा है नंबर इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन मेक अ रैंडम नंबर, कॉन्टैक्ट जरूर लिख देना, क्योंकि भाई अगर आप सेल कर रहे हो सो हाउ द अदर पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ मेंशन करो। एंड अगर आप एज प्रिंसिपल किसी को हायर कर रहे हो तो स्कूल की ईमेल आईडी भी बना के लिख सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट फ्लोर परचेज करना चाहते हो, फ्लोर मैंने आपको समझाया पूरी एक बिल्डिंग है उसमें आपको एक फ्लोर परचेज करना है, सो यू वांट टू परचेज अ फ्लोर, राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, अफोर्डेबिलिटी एंड योर प्रेफरेंस, आप कितने तक का फ्लैट या फ्लोर अफोर्ड कर सकते हैं, मे बी लाइक 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs अगर आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। सो वी विल राइट फ्लोर रिक्वायर्ड, मुझे एक फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, सो मैंने यहाँ पे मेंशन करा अपना स्टार्टिंग में, यहाँ लिखा था रेडी टू मूव इन लग्जरी फ्लैट, यहाँ पे जो चाहिए वो चीज़ लिखी, फ्लोर रिक्वायर्ड कहाँ पर चाहिए मुझे, नॉर्थ दिल्ली में, विथ 3 bedrooms ड्राइंग रूम एंड अ स्टडी रूम। तो बेसिकली बेटा इसको फ्लैट की भाषा में हम क्या बोलते हैं, दिस इज 3.5 BHK। मैम ये 3.5 BHK क्या है, 3 तो बड़े रूम होते हैं, एक हॉल एक किचन, और जो 0.5 है दैट इज यूजुअली अ स्टडी रूम, या फिर इट कैन बी यू नो अ सर्वेंट्स रूम, में भी गेस्ट रूम, थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रूम्स, उतना बड़ा नहीं होता है। तो 3 रूम चाहिए, एक स्टडी रूम चाहिए और एक ड्राइंग रूम एंड किचन ऑफ कोर्स। ग्राउंड फ्लोर भी हमको चलेगा या फिर फर्स्ट फ्लोर, इन दोनों में से एक चीज़ चलेगी। बहुत बार बेटा जब वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स की एज हो चुकी है 65-70, तो वो लोग इतने स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते, नॉट कंफर्टेबल इन लिफ्ट, सो पीपल प्रेफर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, वो भी लिख दिया। हमारा प्राइस रेंज क्या है, इट इज 30 to 35 lakhs फॉर 1 फ्लोर, तो वो हमको चाहिए फ्री होल्ड होना चाहिए एंड क्लियर फ्रॉम ऑल लीगल एंगल्स। क्लियर फ्रॉम ऑल लीगल एंगल्स क्या है कि भाई जो इंसान हमको सेल कर रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा हो उसकी फैमिली में, उसका कुछ केस चल रहा हो उस घर पे उसकी प्रॉपर्टी पे, तो कल को गवर्नमेंट उसको हमसे जब्त कर ले या कोई हमें आगे प्रॉब्लम आए फ्यूचर में, वी डू नॉट वांट, लीगल एंगल से वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, केस चल रहा होता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी और को सेल करने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं बेचारे, वो ले लेते हैं एंड देन वो फंस जाते हैं, परेशान होते हैं कि हम क्या करें, इसमें तो केस चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है ना। नाउ ओनर में कॉन्टैक्ट, जो सेल करना चाहते हैं वो रोहित या रोहिणी जो मेरी वाइफ है, हम में से किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एड्रेस भी दे दिया, दैट इज 12 शंकर रोड न्यू दिल्ली। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर हाउस वो हमसे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, 4 एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपको किसी का बैग वॉलेट मिला कहीं रास्ते पे तो आप क्या बोलोगे, वॉलेट फाउंड। अगर आपका बैग स्कूल में खो गया तो आप क्या लिखोगे, लॉस्ट स्कूल बैग। तो अगर आपका खोया है तो आप लॉस्ट लिखोगे, आपको मिला है तो आप फाउंड से स्टार्ट करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वॉलेट बैग बुक जो भी खोया है उसका ब्रीफ क्रिस्प एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दो। क्या आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, कौन सा आर्टिकल है, बैग है, वॉलेट है, किस कलर का है, किस ब्रांड का है। तो बेसिकली ये ब्रांड और ये कलर ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, सो दैट उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि हाँ भाई ये इस तरह का स्कूल प्लेग्राउंड में मिला था, तो येस दिस बिलोंग्स टू स्टूडेंट ऑफ क्लास ये 11th B में बच्चा पढ़ता है उसका है। कहाँ मिला था, व्हेन एंड वेयर,
आपको कहाँ मिला, या अगर आपने खोया है तो कहाँ और कब खोया था। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कोई रिवॉर्ड दो सामने वाले को बिकॉज आपकी कोई बहुत कीमती चीज खो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा किसी इंसान का वॉलेट खो गया, अब वॉलेट में उसको पता है जो पैसे हैं वो तो गए, पैसे मेरे 500 1000 थे, अगर वो चले गए तो मुझे एक बार को चलेगा, लेकिन अगर वो इंसान कह रहा है उसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे कार्ड्स हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। तो बहुत बार लोग अवार्ड भी लिखते हैं एडवर्टीजमेंट में कि भाई मैं 5000 का अवार्ड दूंगा, आपके लिए तो मेरे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं है बट मेरे लिए तो बहुत वैल्यू है, अगर आप मुझे वो रिटर्न करोगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सो लोग उस पर रिवॉर्ड और वो भी लिखते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो वेरिफिकेशन है वो हो, तो आप जो लिख रहे हो वो बात क्या होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। फॉर लॉस्ट ऑल डिटेल्स वेयर एज फॉर फाउंड कीप स्ट्रैटेजिक डिटेल्स, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप स्ट्रैटेजिकली उसको लिखो। ऐसा नहीं हो कि भाई कोई भी आया और आपसे वो चीज़ मांग के आपको बेवकूफ़ बना के ले जाए। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि भाई अगर आपको किसी का वॉलेट मिला है और आप देना चाहते हो, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा ही केस होना चाहिए। बट कोई आपको बुद्धू भी तो बना सकता है, हाँ भैया मेरा वॉलेट है दे दो, तो आपको ऑथेंटिक भी रखना होगा कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। वेरिफिकेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऑफिस क्लेम, जो वो बोल रहा है वो बात सच होने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो। क्लियर है, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से हम 2 एडवर्टीजमेंट डिस्कस करते हैं। आप क्या है, आपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स द अदर डे, पिछले दिन आपके खो गए थे येस्टरडे को। अब आपको अपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, यू वांट टू अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर विच यू नीड टू पब्लिश अ पब्लिक नोटिस। बहुत बार पुलिस कंप्लेंट रिक्वायर्ड होती है, नए डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है तो वो बोलते हैं ना भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका सामान चोरी हुआ है, आपकी सिम चोरी हुई है, आधार कार्ड चोरी हुआ है। सो लॉट ऑफ टाइम्स दे आस्क फॉर कि अगर आपने अखबार में डलवाया है कि चोरी हुआ था या पुलिस कंप्लेंट करी तो आप हमें सबमिट करो वो उसमें एज अ प्रूफ, एंड देन ओनली वी विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे आपको भी एज प्रूफ चाहिए कि भाई मेरा आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ गायब हो गया उस वॉलेट में। सो नाउ आप क्या लिखेंगे, लॉस्ट माई वॉलेट, लॉस्ट वॉलेट नॉट माई, लॉस्ट वॉलेट। अब आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, हमने क्या खोया है, लॉस्ट माई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, तो जो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर डुप्लीकेट वो बनवाना है तो ऑफ कोर्स वो प्रूफ मांगेंगे, मे बी अ पुलिस कंप्लेंट और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो आपने मे बी न्यूज़पेपर में छापी है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो गई है बेटा, इंसान के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए। सो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स खो गए मेरे फ्लैट के। अब अगर कभी आगे सेल करना है, कुछ भी करना है तो वो चाहिए ही होगा। मेरा एड्रेस क्या है, 12 सन टावर रोहिणी, 21 अप्रैल को मैंने ये खोया है। अगेन आप जिस दिन एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स कल खोए हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग डेट लिखूंगी, है ना राजा बेटा। आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे 6 सितंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स खोए। I will write down that I have lost my documents on 5th of September. So whenever you are writing the advertisement, please make sure that you have read the question very carefully. Why I am changing the date, so that you can have a clear idea कि मैं कैसे बना रही हूँ डेट। 6 को आप लोग ये देख रहे हैं, 6 को अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने क्या डेट डाल दी, 5 सितंबर, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है बट आगे लिख देना 2026, ठीक है। कब खोए हैं, कहाँ खोए हैं, समवेयर बिटवीन, इन दोनों एरियाज के बीच में 30,000 ही कोर्ट पड़ता है दिल्ली में, और आजादपुर मंडी जो कि आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी मंडी में से एक है, वहां उस एरिया के बीच में, वहां पे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये खोए हैं। उसमें मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर है सॉरी, और मेरी जो पेमेंट शेड्यूल है, मुझे अपनी फ्लैट की जो पेमेंट करनी है, सेल अग्रीमेंट है, वो सारी तीनों डॉक्यूमेंट्स वहां पर हैं। तो जिसको भी ये मिलता है, इफ फाउंड प्लीज, सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप क्या लिखोगे, इफ फाउंड प्लीज, जिस भी इंसान को मिलता है कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, एम हमने क्यों लिखा है, दिस इज माई मोबाइल नंबर इसलिए मैंने एम लिख दिया है। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज खोई है तो टोकन भी, रिवॉर्ड भी दे रहा है इंसान, टोकन रिवॉर्ड फॉर द इन्फॉर्मर फाइंडर, जिसको भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो पर्सन हु इज एबल टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, उसको मैं मेरी तरफ से रिवॉर्ड भी दूंगा। सो प्लीज आप मुझे इस एड्रेस पे या फिर बेसिकली इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इसको मुझे
लौटा दीजिएगा. सो दिस वॉज एडवर्टीजमेंट व्हेन यू हैव लॉस्ट योर पेपर्स और मे बी बैग और समथिंग. लेकिन अगर आपको मिला है तो यू विल राइट डाउन फाउंड. अब आपको कहाँ मिला है, लेट्स हैव अ लुक. while you were traveling in a bus, you found some certificates, a wallet, and in fact some jewelry in a bag. So you found no contact details of the owner in the bag. उनका कोई आधार कार्ड, कोई एड्रेस स्लिप, कुछ नहीं था उसके अंदर. बट यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड यू वांट टू रिटर्न इट टू दैट पर्सन. तो आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डलवा रहे हो जिससे कि आप जो है उस इंसान को वो चीज़ लौटा सको. मैं यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ. व्हेन आई वाज इन 6th और 7th ग्रेड, सो मैं अपनी बुआ के घर पे गई हुई थी एंड ऐसे हम लोग सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे. व्हेन एवरीबडी वेंट होम, मैं अंदर जा रही थी एंड आई स्टेप्ड ऑन टू समथिंग. मेरा पैर एक चीज़ पे आकर लगा एंड मैंने देखा कुछ तो मोटा मोटा मेरे पैर के नीचे आ रहा है. एंड एज सुन एज आई पिक्ड इट अप, इट वाज अ वॉलेट और उसमें अच्छे खासे ठीक अमाउंट ऑफ पैसे थे. लगभग 2-3 हज़ार रुपए थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड. तो 2-3 हज़ार भी यार कम तो नहीं होते. किसी की बेचारी की मेहनत की कमाई है, क्यों वो गुमे या क्यों वो खोए. एंड इंस्टेंटली देन आई पिक्ड इट अप. मुझे पता था वो थोड़ा सा एरिया ऐसा था कि यार ये तो फिर सुबह तक, जब तक वो इंसान ये 1 घंटे बाद आएगा लेने, व्हेन ही विल रियलाइज दैट he had lost his wallet. So I picked it up and I gave it to my grandfather. I was sure that he will eventually find out कि वो कौन है और उनको वो लौटा देंगे. So I was 100% sure. तो I sat with my grandfather कि चलो इसके डॉक्यूमेंट्स इसमें देखते हैं, अगर कुछ है तो हम इन भैया को या दीदी को कॉल करते हैं. सो देन वी फाउंड वन, आई डोंट रिमेंबर नाउ कि क्या था, आधार कार्ड तो नहीं था बट कुछ तो उनके ना शॉप का उसके अंदर कार्ड था, जो विजिटिंग कार्ड होता है. तो उसमें हमें 1-2 नंबर देखने को मिले थे. तो हमने उस नंबर पे कॉल वगैरह करके उनको जो है उनका वॉलेट रिटर्न करा था. तो हमने तब अखबार में एडवर्टीजमेंट नहीं छपवाई, बट आई फाउंड अ वॉलेट सो आई रिटर्न इट. अब यहाँ पे आपको भी एक वॉलेट, एक बैग मिला है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सामान है, ज्वेलरी है. सो नाउ यू वांट टू रिटर्न इट. तो आप क्या कर रहे हैं, अखबार में एडवर्टीजमेंट छपवा रहे हैं. सो व्हाट यू विल राइट इज फाउंड अ बैग. लॉस्ट होगा तो लॉस्ट अ बैग. फाउंड अ बैग विद सम सर्टिफिकेट्स, अ वॉलेट and some jewelry items. Whoever has lost it may claim the same by providing authentic proof of ownership. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये कि ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए हमको, किसका, ओनर का. कि भाई अगर वो आपके ज्वेलरी आइटम्स हैं, अगर गोल्ड की चेन है, मे बी बैंगल है, मे बी इयररिंग्स है, समथिंग लाइक दैट, तो आपके पास डेफिनेटली उसका बिल होगा. तो बिल विल एक्ट एज ऑथेंटिक प्रूफ फॉर दैट ज्वेलरी आइटम. आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, राहुल शर्मा नाम के लड़के के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपके पास अपनी क्लास 10th या 12th की मार्कशीट होगी टू प्रूव दैट यू आर राहुल शर्मा. सो ऑथेंटिक प्रूफ देना होगा आपको. एंड इन केस ऑफ नो क्लेम, अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है 1 हफ्ते में कि ये इस इंसान को बिलोंग करता है, तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो हम तब मायापुरी पुलिस स्टेशन में इसको सबमिट कर चुके होंगे. तो आप वहां पे ऑथेंटिक प्रूफ देके कलेक्ट कर लेना. कॉन्टैक्ट इसको करना है, संचय को, एट दिस एंड दिस, एट दिस फोन नंबर. तो अगर आपको कुछ मिला है तो आप फाउंड लिखेंगे, आपने कुछ खोया है तो आप लॉस्ट लिखेंगे. ठीक है राजा बेटा, इज इट क्लियर टू माई किड्स? चले आगे. चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. अगर कोई पर्सन मिसिंग है, या बहुत बार किसी के जो पेट एनिमल्स होते हैं, पेट डॉग है, पेट कैट है, कोई खो गया है, उनको आपको ढूंढना है, तो आप कैसे लिखोगे? You will begin your advertisement with the word missing. और उस इंसान का या अपने पेट एनिमल का जो खोया है, जिनको ढूंढना है, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे, उस इंसान की एज, उनका नेम बताएंगे, द पर्सन दैट वी हैव लॉस्ट, नेम क्या है, उनका एज क्या है, सेक्स, उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, हाइट क्या है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, बिल्ड यानी कि फिजिकल बिल्ड कैसा है, इफ ही इज अ गाय, इफ ही इज 5'11", 6 feet tall, इफ शी इज अ गर्ल 5'3" है, 5'4" है, 5'5" है, 5'7" है. थोड़े से अगर हैवियर साइड पे तो हम बल्कि या फिर चबी या प्लम्प लिख सकते हैं. कोई बहुत थिन है तो वो मेंशन यहाँ पे करना होगा. सो इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट उस इंसान की आइडेंटिफिकेशन हो पाए. कोई बहुत पतले हैं, थिन है, तो हम लिख सकते हैं स्लिम और पिटीट. तो ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वोकैबुलरी के लिए इफ यू वांट टू गिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन. कोई एनिमल खोया है तो क्या ब्रीड का डॉग था या कैट थी, फर यानी कि उनके जो स्किन कलर है वो क्या था, और कोई डिस्टिंक्टिव फीचर हो, कोई मार्क हो आपके डॉग, कैट या आपके पेट एनिमल
चैनल पे, तो वो भी लिख सकते हो। कब आपने उनको खोया है वो जगह और टाइम बतानी होगी। एंड इफ यू वांट टू गिव द रिवॉर्ड टू द पर्सन हु इन्फॉर्म्स यू, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अपना एड्रेस और फोन नंबर जरूर बताना मत भूलना। नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। आपका नाम है रेनू शर्मा, बट आफ्टर योर मैरिज यू वांट टू चेंज योर मिडिल नेम। अब मिडिल नेम क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट डिक्लेयरिंग और नोटिफाइंग द चेंज ऑफ योर नेम। सो बेसिकली बेटा मिडिल नेम यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये वाली जो चीज है ना, दैट कम्स एज मिडिल नेम। तो अगर इनका नाम है रेनू शर्मा, अब जो मिडिल नेम है उसको ये चेंज करना चाहती हैं, फिर ऐड करना चाहती हैं अपने नाम और सरनेम के बीच में, सो दैट विल बी द मिडिल नेम। तो यहाँ पे इनका नाम है रेनू शर्मा, लेकिन ये लेट्स से शंकर भी ऐड करना चाहती हैं, सो ये इनका मिडिल नेम हो गया। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपनी हेडिंग क्या डालेंगे, चेंज ऑफ नेम। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प होगी, एक दो लाइन की रामायण हम कभी नहीं लिख सकते इसमें बच्चा, क्योंकि इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, इट कैन नॉट बी डिटेल्ड एट ऑल। सो आई रेनू शर्मा, डॉटर ऑफ राम शर्मा, resident of 31 Judge Colony, Delhi, hereby declare that I have changed my name. क्या चेंज करा है मैंने अपना नाम? राइट नाउ वी हैव टू थिंक दैट वी आर रेनू शर्मा। तो हम बता रहे हैं कि हमने रेनू शर्मा से अपना नाम क्या कर लिया है, रेनू शंकर शर्मा। रीजन भी दिया है बिकॉज नाउ आई हैव गॉट मैरिड टू सचिन शंकर, सन ऑफ मिस्टर ओम शंकर। All concerned are requested to note for all future purposes and address me by my new name. तो एड्रेस का मतलब आपका पता नहीं है, दैट मीन्स मैं चाहती हूँ, रेनू शर्मा जी चाहती हैं कि फ्यूचर में जब भी मुझे कोई ग्रीट करे, मुझसे बात करे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो, तो उसमें मेरा नाम रेनू शर्मा नहीं आना चाहिए, रेनू शंकर शर्मा आना चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, अपने जो हस्बैंड है, मुझे जो समझ में आया है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मैडम जी ने अपना सरनेम रखा है जो कि बढ़िया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने हस्बैंड का भी सरनेम रखा है, उन्होंने दोनों यहाँ पे रखे हैं। सो रेनू शर्मा, और वो चाहती तो वो रेनू शंकर भी कर सकती थी, उन्होंने क्या करा, दोनों सरनेम्स रखे। सो इट बिकम्स रेनू शंकर शर्मा। सो ये उनका फुल नेम है, और वो चाहती हैं कि आगे फ्यूचर में जब भी उन्हें ग्रीट किया जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो प्लीज उसमें उनका यही नाम जो है कंसिडर किया जाए। आई न्यू आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो दैट इज व्हेन देयर इज चेंज ऑफ नेम। अब मेरे प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ नेम हमने अभी डिस्कस करा, ठीक है, लेट्स डिस्कस, दिस वॉज चेंज ऑफ नेम। अभी हम लोग को एक और चीज डिस्कस करनी थी कि मैम अगर कोई इंसान या मेरा पेट एनिमल खो गया है, तो मैंने आपको समझाया था कैसे लिखते हैं, बट लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। इफ द पर्सन और योर पेट एनिमल इज मिसिंग, हाउ टू राइट दैट एडवर्टीजमेंट? फर्स्ट वी विल पुट द हेडिंग एज पर्सन मिसिंग। व्हाट वी आर डिस्कसिंग बच्चों, इफ द पर्सन और द पेट एनिमल इज मिसिंग, सो वी विल राइट डाउन पर्सन मिसिंग। Deepak Kumar, 14 years old, 5'3", fair complexion, average build, wearing black striped shirt and blue jeans, injury scar over left eyebrow। तो यानी कि दो लाइन में बेटा हमने उस इंसान का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। लड़के का नाम क्या है, दीपक कुमार, उनकी उम्र क्या है, 14 साल, उनकी हाइट क्या है, 5'3", छोटा बच्चा है बेचारा है अभी। कॉम्प्लेक्शन है इनका फेयर, एवरेज बिल्ड है यानी कि बहुत पिटीट यानी कि पतले भी नहीं है, बहुत बल्कि साइड पे नहीं है, एवरेज है, ब्लैक स्ट्रिप्ड शर्ट पहना है, ब्लू जीन्स जब वो आखिरी बार देखे गए थे। लेफ्ट आईब्राउ के ऊपर, आईब्राउ क्या होती है, दिस पार्ट इज योर आईब्राउ, यहाँ पे उनको इंजरी का निशान है, तो ये आप इंजरी निशान या कोई बर्थ मार्क बता सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। नाउ ही इज मिसिंग सिंस 1 अप्रैल 2026 फ्रॉम नंद नगरी नगर दिल्ली। और जो इन्फॉर्मर है, जो भी हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड। तो ये लाइन आप चाहो तो बिल्कुल लर्न कर सकते हो, इन्फॉर्मर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड। आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स में आराम से ये लाइन लिख सकते हो। किसको कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे कौन रहेंगे, कॉन्टैक्ट SHO, सीनियर हेड ऑफिसर जो होते हैं उनको करना है नंद नगरी पुलिस स्टेशन में, या फिर आपने अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया कि प्लीज आप मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हो सकता है किसी का छोटा भाई हो, आपका छोटा भाई हो। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया है योर ब्रदर हैज बीन मिसिंग फ्रॉम हिज होम फॉर लास्ट 2 days, तो हमें उसकी पूरी एडवर्टीजमेंट की जो डिटेल्स है अब वो खुद से बनानी होगी। इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया है ब्रदर, सो आई हैव टू थिंक ऑफ अ नेम, आई हैव टू थिंक ऑफ हिज हाइट,
एज, एवरेज क्या बिल्ट है, बल्कि साइड पे है, टॉल है, ये सारी चीजें करनी होंगी। रेणु शर्मा जी का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है बेटा, कैसे कोई भी इंसान को अगर अपना नाम चेंज करवाना है तो उसकी एडवर्टीजमेंट हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट फॉर ऑल द बॉयज, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट की बात करें, जो मैं आपको बता भी रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब काफी बड़ी है, सीनियर है वो मुझसे, तो उन्होंने मुझे बताया था दैट व्हेन शी गॉट मैरिड ऑलमोस्ट लाइक 12-14 ईयर्स बैक, तो शी टोल्ड मी कि है ना दिव्या, मेरी शादी तुम्हें पता है ऐसे ही हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने जो है एडवर्टीजमेंट देखा कि मेरे जो हस्बैंड हैं अभी, उनकी फैमिली ने डाला था दैट ब्राइड वांटेड। तो इस तरह की जो है मैट्रिमोनियल एड्स जो है पहले तो बहुत ज़्यादा चला करती थी, लोग एक्चुअली इसको यूज़ करते थे ना, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट मैरिड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिमोनियल एड्स, एडवर्टीजमेंट दैट दे सॉ इन द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ब्यूटी एंड लुक्स मेंशन करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्शन, एज, हाइट क्या है, अपब्रिंगिंग यानी कि पेरेंटिंग किस तरह की है, क्या मैनर्स है, क्या एजुकेशन है, लड़का वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, लड़की वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, जो जो चीज़ें हैं, फैमिली बैकग्राउंड, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर में, या उनकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है बहू में, या लड़की के माता पिता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने होने वाले जमाई में, ये सारी डिटेल्स अब आपको जो है मेंशन करनी होगी। सो आप जो है अपने आप को अब एज अ 11th स्टूडेंट मत देखिएगा, आप किसी लड़की के या लड़के के पापा मम्मी बन चुके हैं और आप उस नज़रिए से ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे योर सिस्टर सूजी इज ऑफ मैरिजेबल एज, दीदी की शादी की एज हो चुकी है, एंड यू बिलोंग टू रोमन कैथोलिक रिलीजन, इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो अब हम रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, बातें चेंज नहीं कर सकते, नाम भी दे दिया है। सो ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव टू ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग अ सूटेबल मैच फॉर हर। तो यहाँ पे राजा बेटा मैं क्या लिखूंगी, व्हाट आई कैन राइट इज, मुझे बहन के लिए चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं कर दूंगी ग्रूम वांटेड। अगर मुझे ब्राइड चाहिए होती, मतलब अगर मैं अपने भैया के लिए लिख रही होती तो मैं लिख देती ब्राइड वांटेड, तो मैंने दोनों लिख रखे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रूम वांटेड बिकॉज मुझे अपनी सिस्टर के लिए जो है दूल्हे राजा ढूंढने। सो आप क्या लिखेंगे, द फैमिली ऑफ सूजी इज, सॉरी यहाँ पे उनकी हमने एज दी है दैट शी इज 23, हर हाइट इज 5'8", एंड हम लोग क्या है, रोमन कैथलिक हैं, शी इज स्लिम, शी इज कल्चर्ड, शी इज स्मार्ट, एंड शी इज रेडियोलॉजिस्ट। उनकी प्रोफेशन क्या है, ये रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि जितने भी एक्सरेज हो गए, सोनोग्राफी हो गई, उस डिपार्टमेंट में ये जॉब करती हैं। तो ये उनका क्या हो गया राजा बेटा, प्रोफेशन हो गया। डॉक्टर है हमारी दीदी, है ना, तो ये उनके प्रोफेशन के बारे में बात हो गई, राइट, प्रोफेशन के बारे में बता दिया, शी इज वर्किंग। ये राजा बेटा क्या हो गई, दीदी की एज हो गई, ये राजा बेटा उनकी हाइट हो गई, रिलीजन मेंशन कर रखा है, नाम मेंशन कर रखा है, कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, स्लिम है, कल्चर्ड है, स्मार्ट है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में जॉब करती है, एंड शी इज सीकिंग फॉर, इज सीकिंग लंबा हो जाता है तो सीक्स लिखेंगे, सीक्स मतलब हम ढूंढ रहे हैं क्या, एक कंपैटिबल मैच, जो हमारी बहन से जिसका जो मैच है वो बहुत फिट बैठे, सूटेबल बैठे। तो हम क्या प्रेफर कर रहे हैं, लड़का लगभग 26 साल का हो, 6 फीट टॉल हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, डॉक्टर हो सकता है, आईएएस हो सकता है, या फिर आईएफएस ऑफिसर भी हो सकता है। अब मुझे पता लड़कों को बहुत हंसी आ रही होगी यहाँ पे कि मैम डिमांड कुछ ज्यादा आ गई, पर देखो दीदी भी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो डॉक्टर फ्रेटर्निटी में शादी करना चाह रही हो। तो बेटा पहले जो है काफी ज्यादा एक्चुअली ये एडवर्टीजमेंट्स यूज होते थे एंड इनके बेसिस पे एक्चुअली शादी होती भी थी। सो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, राइट विथ फुल पर्टिकुलर्स टू पोस्ट बॉक्स, इस पते पे, ये जो पोस्ट बॉक्स का हमने एड्रेस दिया है या अपना नंबर दिया है, इस पे आप फुल पर्टिकुलर्स, फुल डिटेल्स भेज देना। और अगेन आप चाहो तो बेटा यहाँ पे अपने मम्मी पापा में से पापा का किसी एक का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, ताकि जो लड़के के मम्मी पापा हैं वो आपके पापा से कॉन्टैक्ट कर लेंगे फॉर फॉर द रिश्ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो लड़के जो सुन रहे हैं मुझे, तो तुम्हारे फ्यूचर का मैंने काम कर दिया है। सो वेन एवर यू विल बी ऑफ लाइक 26, 27, 28 एज, जब तुम शादी करना चाहते हो तो ये जेन्युइनली तुमको काम आने वाला है। चाहे तुम अपना शादी के लिए बायोडेटा बनाओ, मैट्रिमोनियल वेबसाइट या फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट डालो, तो ये एडवर्टीजमेंट का प्रैक्टिकल यूज केस बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज बेटा टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए अगर हमको एडवर्टीजमेंट लिखना है, ठीक है, अगर हमें टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए लिखना है, अगर आपकी खुद की ट्रैवल कंपनी है, तो सबसे पहले आप अपनी ट्रैवल कंपनी एजेंसी का नाम लिखोगे, कहाँ कहाँ के टूर्स आप कराते हो, कहाँ क्रूज पे लेके जाते हो, साइट सीइंग, भाई मैं ये पहाड़ दिखाऊंगा, ये मतलब पहाड़ से भाई किसी को वो नहीं करना है ना, गलत बात नहीं चल रही है कि भैया
हमने सामने वाले को हम ले गए पहाड़ पे, वो नहीं बात चल रही है। बात चल रही है साइट सीइंग, मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये विजिट करने लायक जगह है यहाँ पे, वहाँ हम लेकर जाते हैं। ये ड्यूरेशन और डेट्स ऑफ टूर्स हैं जिसमें हम लेके जाते हैं। हम इंडिविजुअल्स को ले जाते हैं, ग्रुप में बॉयज़ जा सकते हैं, गर्ल्स जा सकती हैं, कपल्स जा सकते हैं। हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए होटल हमारी तरफ से होता है, फूड हम प्रोवाइड करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर भाई ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से जाना है, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में हमको लिखना है। चलो लेट्स राइट एन एग्जाम्पल नाउ। अब आप क्या हो बेटा, आपके जो अंकल हैं उन्होंने अभी अभी एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली है एंड आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना है, ठीक है। आपको उसको पॉपुलराइज करना है, उसको मेन जो है फेमस बनाना है उस कंपनी को। सो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट जिसमें आप सारी नेसेसरी डिटेल्स लिख रहे हो अखबार में कि भाई जिससे आपके चाचा जी की, ताऊ जी की जो कंपनी है उसको लोग जाने। तो हमने क्या लिखा, टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल। यहाँ पे हमने शुरू करा हमारी कंपनी का नाम हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रैवल, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रैवल मतलब विद इन इंडिया और ओवरसीज इज इंटरनेशनल। तो हम इंडिया के अंदर भी ट्रैवल कराते हैं, किसी को कश्मीर जाना है, राजस्थान जाना है, पंजाब जाना है, असम जाना है ना, मणिपुर, यहाँ हमारी जितनी 7 सिस्टर्स हैं वो घूमना है ना, गुजरात घूमना है, महाराष्ट्र घूमना है, गोवा घूमना है, बेंगलुरु घूमना है, साउथ इंडिया में केरला घूमना है। तो हम इंडिया में भी ले जाते हैं और ओवरसीज भी ले जाते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे वो एयर टिकट्स हो, टूर पैकेजेस हो, होटल्स हो, रिजॉर्ट हो, कहीं इंटरनेशनल कैब बुकिंग करानी हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें हम क्या देते हैं, बुक ऑनलाइन एंड अवेल 20% डिस्काउंट ऑन होटल रूम टेरिफ्स एनीवेयर इन इंडिया। तो पैन इंडिया आप कहीं भी जाओगे तो जो आपका होटल का रेट होता है, जो प्राइस होगा, उस पर हम 20% डिस्काउंट देंगे। स्पेशल पिलग्रिमेज पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई 4 धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं, केदारनाथ पे दर्शन करना जाना चाहते हैं, पिलग्रिमेज साइट पे दर्शन करना जाना चाहते हैं, मतलब भगवान जी के मंदिर जाना चाहते हैं। somebody wants to go to temple, somebody wants to go to mosque, गुरुद्वारा और चर्च, तो ये पिलग्रिमेज में आ जाता है। अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो इस पे भी हम डिस्काउंट भी देते हैं, उसके पैकेजेस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। आप हमारी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर सकते हो। दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.holidays.com। और आप चाहो तो हमारे टोल फ्री नंबर, जिसपे कोई पैसे नहीं लगते, इस पे आप फोन कर सकते हो, 24/7 ये लाइन अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपके अंकल की कंपनी के बारे में कैसे लिखना है ये भी सिखा दिया है। लास्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर टुडे। अगर बेटा आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर अपनी कोई हॉबी क्लासेस चालू करनी है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आपकी जो कोचिंग है, जो आप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में लिखना होगा। आपके पास किस तरह के ट्यूटर्स हैं, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन से एग्जाम और कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है एज अ ओनर आपके लिए, वो भी मायने रखता है, ताकि आप बच्चों को बता सकें कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, कैसा एनवायरनमेंट है आपके इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सब बताना होगा इफ यू आर राइटिंग इट फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपको ज्वाइन करना है ट्यूशन तो फिर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो नाउ यू आर लॉन्चिंग व्हाट, योर ओन ट्यूशन सेंटर। आप क्लास 10th से लेके क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाओगे। सो राइट अगेन अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट विद ऑल द रेलेवेंट यानी कि नेसेसरी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। अब डिटेल लिखेंगे, अवेलेबल ऑनलाइन स्काइप होम बेस्ड ट्यूटर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th, CBSE एंड ICSE। आपको पता है कि इट्स अ टाइप ऑफ अ बोर्ड। जिनको स्काइप नहीं पता है बेटा, बता दूं, पहले बहुत चलता था, आजकल जो है कहीं ना कहीं जूम और गूगल मीट पे काम हो जाता है, तो आप स्काइप अवॉइड करके जूम भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, अगर कोई घर पे आके पढ़ना चाहे, या फिर आप इफ़ यू वांट कि हम वहाँ आकर पढ़ाएं, तो बेसिकली अभी हम लिख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। 1-on-1 हम पढ़ाते हैं, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है, ग्रुप में नहीं पढ़ाते हैं। स्पेशल इम्फेसिस देते हैं। स्पेशल इम्फेसिस का मतलब क्या है, इम्फेसिस का मतलब है इंपॉर्टेंस देना। तो कॉन्सेप्ट इंसान के इंप्रूव हों, बच्चे के, हम उस पर फोकस करते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव कराते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पढ़ करवाते हैं कि भाई मैथ्स है, अब मैथ्स का जो है बेटा रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो, आपके तो खैर कॉमर्स सब्जेक्ट में सबका ही रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, हर जगह काम आती है, कॉलेज में चले जाओ, जॉब में चले जाओ, आंसर राइटिंग करनी, किससे बात करनी है, इंग्लिश के बिना काम चल ही नहीं सकता आजकल, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सिमिलरली मैथ्स है, हर जगह काम आएगा, प्रॉफिट लॉस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आपकी अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इको है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके कॉमर्स फील्ड में हर दिन रोज काम आएंगे। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, डे टू डे लाइफ में चीजें, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है उस पर फोकस करते हैं। हम क्या लेते हैं, रेगुलर टेस्ट लेते हैं अपने बच्चों का, उनको फीडबैक देते हैं। आर्ली क्लासेस यानी कि 1 घंटे की क्लास होगी, आवर इज
लाइक 1 आवर आर्ली बेसिस पे क्लासेस होंगी, 3 दिन हफ्ते में होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास ले रहे हैं MWF, तो मंडे वेंसडे फ्राइडे आप लिख सकते हो। अफोर्डेबल फी पे रखेंगे, महंगा प्राइस नहीं है। फॉर ब्राइट फ्यूचर रजिस्टर नाउ, बढ़िया लाइन है। इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आए तो आप लगा सकते हो, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लिख दो। अब यहाँ पे holidays.com मत लगा के आना, कुछ सेंसिबल बनाना, careerwise.com। और भैया टोल फ्री नंबर तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट है, होटल है, उनका टोल फ्री नंबर होता है जिसमें स्टूडेंट्स या जो भी लोग इन अ होटल इफ दे वांट टू स्टे, तो इस तरह के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टोल फ्री नंबर वाली चीज आप थोड़ा सा कॉमन रख सकते हो। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए होमवर्क में दिए हैं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें मेन चीज क्या लिखोगे। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मैंने सब में ये बॉक्स बना रखा है। सो इट इज कंपल्सरी टू मेक दिस बॉक्स व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट। तो ये जो बॉक्स है राजा बेटा, ये गलती से भी आप बनाना मत भूलना। I hope it's visible. If you want, I'll make it colorful so that you remember कि ये बॉक्स बनाना है in all the advertisement. आप मुझे comment section में तो I know बॉक्स नहीं बना पाओगे, but at least थोड़ी सी डिटेल्स बताओ कि आप कैसे इसको लिखोगे। आप मैनेजर हो सुपर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है अपनी कंपनी के लिए, दैट योर कंपनी इज हायरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ प्रोग्रामर। चीफ प्रोग्रामर के लिए आप हायर कर रहे हो, तो क्या डिटेल्स आप लिखोगे? जस्ट गिव मी दोज 3-4 लाइन्स इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द सेकंड वन इज आपको अपने ऑफिस का फर्नीचर सेल करना है। कंप्यूटर टेबल हो गई, आपको ये बेचनी है, ठीक है। जो केबिन्स के कैबिनेट हैं वो बेचने हैं, चेयर्स बेचनी है, कबर्ड बेचना है। तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है एक लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए, दैट यू हैव टू सेल ऑफ दिस फर्नीचर, व्हाट 3-4 lines you will write, please let me know that in the comment section. So thank you so much my dear students, that's all for today. आज के लिए इतना ही। I hope now you know हाउ टू राइट दीज एडवर्टीजमेंट्स, चाहे वो मेट्रीमोनियल हो, चाहे वो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी की हो, चाहे कोई पर्सन मिसिंग हो, चाहे किसी को चेंज ऑफ नेम करना हो, चाहे किसी को अपनी खुद की ट्यूशन कंपनी खोलनी हो। सो यू ऑल नो हाउ टू डू ऑल दीज चेंजेस, हाउ टू राइट दीज एडवर्टीजमेंट्स। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आप इस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखोगे। सो थैंक यू एवरीवन, योर दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वन शॉट। बाय बाय, थैंक यू।